वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। टेस्ट नंबर है ये 223 और इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। बताइए कब स्थापित किया गया था ये, कब और कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण चेन्नई 2003 में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय है चेन्नई के तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से किसने सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बताइए। अर्नीज नेस ने। किसने किया था? अर्नीज नेस। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो देखिए, अर्नीज नेस ने कब 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी मतलब डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन कौन दर्शाता है, इनमें से कौन सा दर्शाता है, इनमें बताइए। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को पिक्नोक्लाइन। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, पिक्नोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। जो हेलोक्लाइन है वो किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। जो थर्मोक्लाइन है ये वाला, वो किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न देखा जाए तो। ब्रिटिश टीम ने। किसने? ब्रिटिश टीम ने। तो देखिए, सबसे पहले ब्रिटिश टीम ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। कौन से वायुमंडल में पाई जाती है ओजोन छिद्र? ओजोन छिद्र किस में है? ओजोन में। ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। मतलब जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर का मंडल होता है ना, सेकंड वाला, वो होता है ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल जिसको बोलते हैं। और फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट होता है ट्रोपोस्फीयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फीयर। यह क्षोभ मंडल, हिंदी में यह ऊपर वाला समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था? 1973 में सबसे पहले। कहाँ पर? उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन जो है गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। गारो, खासी, जयंती आपने सुना होगा किधर की तरफ होंगी। इंडिया का मैप सबको बनाना आता होगा। पहला ऑप्शन है नोक्रेक, अगस्ता मलई, दिहांग दिबांग, नंदा देवी। तो नंदा देवी तो कहाँ? उत्तराखंड में चला गया। सबसे पहले एलिमिनेट करिए इसको। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में आंसर होने की उम्मीद है। अगस्ता मलाई नीचे दक्षिण की तरफ, वेस्टर्न घाट केरला। एलिमिनेट कर दीजिए। अब इसका उत्तर या तो सी होगा या फिर होगा ए। तो ए करेक्ट हो जाता है, मेघालय में है गारो, खासी, जयंतियाँ। इस तरह से है ना, उधर की तरफ फैली हैं वो, नॉर्थ ईस्ट में। तो गारो है, खासी, जयंतिया इस तरफ से। अरुणाचल प्रदेश दिहांग दिबांग ये गलत है, ये भी नहीं होगा। जो बीच वाला पार्ट है उसमें। तो देखिए, नोक्रेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्ता मलाई वेस्टर्न घाट में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में, और सियांग पश्चिमी सियांग व दिबांग घाटी में फैला हुआ है, और नोक्रेक मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। यूनेस्को ने कब किया था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम शुरू? 1971, 1971।
तो देखिए यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों के सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में 1971 में। निम्नलिखित नेशनल पार्क में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंध से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कौन सा हो सकता है इसमें? कंचनजंगा नेशनल पार्क अगर पूछा जाए है कहाँ पर, तो सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क। नंदा देवी की बात आए तो उत्तराखंड में है। नामदफा सबको पता होगा कहाँ पर है, इसका उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर डी। तो अरुणाचल में स्थित है नामदफा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है ये। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंध से उपोष्ण शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली गैस कौन सी है इनमें से? मीथेन धान के खेतों से निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO है CO। तो देखिए मोटर कार तथा सिगरेट के अधूरे प्रज्वलन के कारण निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके एक स्थायी यौगिक बना लेती है जिससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता और यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। मिश्रण क्या है जो बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, आपके हमारे शरीर के लिए हानिकारक है वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। जैव उपचारण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायो रेमिडिएशन से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। किसको बोलते हैं बायो रेमिडिएशन? सारे स्टेटमेंट एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। तो देखिए सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रिया जैव उपचारण कहलाती है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1985 1985 में। तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में किया गया था फरवरी 1985 को। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है इनमें से? धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है इनमें से? अशोक का, सीता अशोक। तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में सीता अशोक का पेड़ जो है सर्वाधिक उत्तम है, धूल नियंत्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और दूसरा स्टेटमेंट है टेक्सास वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है, टैक्साल नामक, जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो देखिए टेक्सास जो वृक्ष है हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला वृक्ष है और टेक्सास वृक्ष से टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। कहाँ पर है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? नागासाकी में नहीं है, ओटावा में नहीं है, कैनबरा में नहीं है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो देखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स बता दीजिए किसको कहा जाता है? लोमड़, गिद्ध, चील या फिर चमगादड़? भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में जो फ्लाइंग फॉक्स है वो है चमगादड़, बैट्स। तो फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ की एक प्रजाति है जो बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने फैलाया था कोरोना। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।